जी, इस वीडियो में हमने बात करनी है केस कंट्रोल स्टडी की, फिर नेक्स्ट वीडियो में कोहॉर्ट स्टडी की बात करेंगे। आप लोग इस चीज़ को लेकर परेशान ना हो कि मैं अंदर इस चैप्टर से चीज़ें स्किप करवा रही हूँ और मैं नहीं हूँ सारी रीड करवा रही। तो मैंने पहले ही बताया कि मैंने आपको पूरा चैप्टर रीड करवाऊंगी। लास्ट वीडियो में हम बुक से पूरा चैप्टर रीड करेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ उन चीज़ों की वीडियोज़ बना रही हूँ, आप लोगों को वो चीज़ें बता रही हूँ जिनमें आप कन्फ्यूज थे, जो कैलकुलेट करना आपको नहीं आती थी। अब आपने इनकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है, फिर जब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे ना, तब हमें लाइन्स की समझ आएगी जब हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बैक ऑफ द माइंड पे। ठीक है, चलें। केस कंट्रोल स्टडी और कोहॉर्ट स्टडी ना दोनों ही हम इजी इजी वे में आपको बताऊं, क्योंकि अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ। अभी हमने ये जो लफ्ज मैं बोलूंगी ना, सिर्फ समझने के लिए, पेपर में इनको लिख के नहीं आना, पेपर में जो लिख के आना हम बुक से ही पढ़ेंगे। इन दोनों को ना हम सिर्फ केस कंट्रोल को भी और कोहॉर्ट को भी एक स्टडीज है। हम ये स्टडीज क्यों करते हैं? ताकि हम देख सकें कि किसी डिजीज का ना उसके रिस्क फैक्टर के साथ कितना लिंक है। मतलब जब हम पहले, जब स्टडीज नहीं हुई, अब तो चलो स्टडीज हो चुकी है ना, जब स्टडीज नहीं हुई थी तो हमें नहीं पता था कि स्मोकिंग लंग कैंसर कॉज करती है। अब स्मोकर्स थे, उनको लंग कैंसर हो रहा था, स्मोकर्स थे, लंग कैंसर हो रहा था। फिर किसी ने एपिडेमियोलॉजिस्ट ने स्टडी की इस पे पूरी, फिर उसे समझ आई कि इसका मतलब है स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। अब उसको कैसे पता चला? हो सकता है उसने केस कंट्रोल स्टडी अप्लाई की हो सकता है उसने कोहॉर्ट स्टडी अप्लाई की हो सकता है दोनों की हो। अब हम देखते हैं। सबसे पहले ना केस कंट्रोल और कोहॉर्ट में डिफरेंस क्या है। केस कंट्रोल में ना वो ये करते हैं कि वो डिजीज्ड पर्सन को पकड़ते हैं, पेशेंट्स को पकड़, मतलब आपने लंग कैंसर और स्मोकिंग को ही याद रखना है पूरी वीडियो में, फिर आपको ये समझ आ जाएगा। अब आप उस दौर में चले जाए जिस दौर में नहीं पता था कि स्मोकिंग लंग कैंसर कॉज करती है। देखा ये गया कि भाई यहाँ पर जो स्मोकर थे ना, ये 10 लोग स्मोकिंग करते थे, इनमें से 4 जो है वो तो लंग कैंसर से उनकी डेथ हो चुकी है ना, तब ये बात मशहूर हुई। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट वहाँ पे कोई रहता था, उसने कहा मैं इसकी स्टडी करता हूँ। उसने कहा कि अच्छा वो 4 लोगों की डेथ हो गई है। उसने कहा हाँ। उसने ना उस इलाके में लंग कैंसर के और पेशेंट ढूंढना शुरू किए। उसने ढूंढे तो उसमें मिल गए, लेट्स सपोज 10 लोग मिल गए जो जिनको लंग कैंसर था। उसने पेशेंट्स ढूंढने। केस कंट्रोल स्टडी हमेशा पेशेंट से शुरू होती है। रिस्क फैक्टर का अभी मैंने नाम भी नहीं लिया, पेशेंट से शुरू होती है। उसने लंग कैंसर के 10 लोग ढूंढ लिए। अब उनके पास गया, उसने कहा मैंने आपसे बातचीत करनी है, आपको इंटरव्यू करना है। उसने लोगों से क्वेश्चन पूछना शुरू किए और उसके क्वेश्चन पूछने का जो सारा मकसद था ना, वो ये फाइंड करना चाह रहा था कि अगर ये 10 लोग जो इस वक्त लंग कैंसर में हैं, इनमें से कितने लोग थे जो पहले स्मोकिंग करते थे। उसने कहा कि अगर तो 10 में से ज्यादा लोग स्मोकिंग करते हो, इसका मतलब है स्मोकिंग का और लंग कैंसर का कोई लिंक है। अब उसे पता चला कि 10 में से जो 6 लोग थे ना, वो पहले स्मोकिंग करते रहे हैं। ठीक है, मतलब सारा बात समझाने का ये है कि केस कंट्रोल स्टडी में हम डिजीज से रिस्क फैक्टर की तरफ जाते हैं। हम पेशेंट को लेते हैं और पेशेंट से ये पूछते हैं कि अपने पास्ट के बारे में, अपने माजी के बारे में बताओ, और हमें ये बताओ कि क्या तुम्हारा उस रिस्क फैक्टर, जिस स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर की हम स्टडी कर रहे हैं, क्या तुम्हारा उस रिस्क फैक्टर के साथ एक्सपोजर हुआ था। इसको आप किसी भी एग्जाम्पल पे पुट कर सकते हो। आप सिर्फ स्मोकिंग या लंग कैंसर की इसलिए दे रहे हो क्योंकि वो आसान है, इजीली समझ आ जाती है। ठीक है, इसमें आप हार्ट पेशेंट को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपने 10 हार्ट पेशेंट्स को ढूंढा। अब आपने उनकी हिस्ट्री लेना शुरू किया और आप उनसे ये पूछना चाहते हो कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कि ओबीस थे। ठीक है, या कितने लोग हैं जिनको डायबिटीज थी, या कितने, मतलब किसी भी चीज को आप लिंक करना चाह रहे हो कि कोरोनरी हार्ट डिजीज का हाइपरलिपिडीमिया से क्या लिंक है। ठीक है, किसी भी डिजीज से, किसी भी रिस्क फैक्टर से क्या लिंक है। तो आप पहले पेशेंट के पास जाते हो, पेशेंट से क्वेश्चन करते हो, पेशेंट से पूछते हो कि तुम्हारा एक्सपोजर हुआ था या नहीं हुआ था। ये होती है केस कंट्रोल स्टडी। तो हम लोग किसकी तरफ गए? हम आउटकम से वापस आए हैं एक्सपोजर की तरफ। तो केस कंट्रोल का फायदा क्या होता है? आपको जल्दी से रिजल्ट मिल जाता है, आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। आपने उनसे बातचीत की, आपको पता चल गया ये लोग एक्सपोजर उनका हुआ था या रिस्क फैक्टर के साथ नहीं हुआ था। ठीक है, दूसरा इसका फायदा क्या है कि आपके पास जो है ना वो कोस्ट इफेक्टिव है, मतलब आपके ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं यूज़ होते, आपको ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं अप्लाई करने पड़ते। लेकिन इसका एक नुकसान है जो आप सबको समझ भी आ रहा होगा। नुकसान इसका ये कि हो सकता है वो जो डिजीज पर्सन है, वो जो पेशेंट है, वो उसको रिकॉल आप लोग करा रहे हैं ना, हो सकता है वो सही से रिकॉल ही ना कर पाए, उसको याद ही ना है कि भाई मैं करता था या नहीं। हो सकता है वो झूठ ही बोल दे कि भाई मैंने तो कभी स्मोकिंग नहीं की। ठीक है, तो इस पर हम लोग इतना रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि ये हो सकता है कि वो अपना सही से पास रिकॉल ना कर पाए। ठीक है, कोहार्ट स्टडी में ये होता है कि कोहार्ट में हम लोग रिस्क फैक्टर को पकड़ते हैं और हम ये देखते हैं कि इनको डिजीज होगी या नहीं होगी। मतलब अब वो जो एपिडेमियोलॉजिस्ट वहाँ पे था, उसको पता चला कि अच्छा लंग कैंसर होना होता है उन लोगों को जो स्मोकिंग करते हैं। उसने कहा कि ये जो मेरे इलाके में 20 लोग हैं ना, ये बहुत स्मोकिंग करते हैं, मैं इनको देखता हूँ ये हमेशा स्मोकिंग ही कर रहे होते हैं। उसने ना उन 20 लोगों को फॉलो करना शुरू किया। उसने कहा कि मैं आने वाले 10 सालों में या आने वाले 5 सालों में इन 20 लोगों पर नजर रखूंगा और मैं देखूंगा कि इन 20 लोगों में से कितने लोगों को लंग कैंसर होता है। तो वो उसको एक तो टाइम लगाना पड़े, उसको आने वाले 5 साल इन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये लोग डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इनकी रिपोर्ट्स, इनको लंग कैंसर हुआ है, इनके सिम्टम वगैरह सबको उस पर नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसको टाइम ज्यादा लगेगा, को हार्ट स्टडी को रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे।
और उसका तीसरा नुकसान ये है कि हो सकता है वो जो 20 लोग हैं उनमें से किसी की डेथ हो जाए पहले ही, उस बेचारे ने 5 साल उसको फॉलो करना था, उनमें से 2-3 की पहले ही डेथ होगी। ये हो सकता है उनमें से 2-3 ऐसे ही माइग्रेट कर जाए, वो उसके इलाके में पहले रहते थे लेकिन अब वो 2 माइग्रेट करके किसी और शहर में चले गए। तो ये इसमें थोड़ी बहुत कोहार्ट स्टडी में डिसएडवांटेजेस है। लेकिन कोहार्ट स्टडी का एडवांटेज ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब रिलायबल आंसर मिल जाता है। मतलब आपको पता चल जाता है कि अगर ये 20 लोग स्मोकिंग कर रहे थे, 5 साल के बाद उसको पता चलेगा 20 में से 6 लोगों को कैंसर हो चुका है, तो उसको इस पर कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि उसने खुद देखा है कि ये लोग स्मोकर थे, अब उनको लंग कैंसर हुआ है। ठीक है, तो हार्ट में आप हमेशा क्या करते हो, एक्सपोजर से शुरू होते हो और एक्सपोजर से चल के आप आउटकम की तरफ आते हो, डिजीज की तरफ आते हो। तो अब आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों के समझ आ गए। तो केस कंट्रोल को और हार्ट को हमने देखा, ठीक है। और अब इसमें क्या क्या, ये रिलेटिव रिस्क क्या है, ये सब चीजें क्या है, अब मैं आपको ये करवाती हूँ। अब आपको मेन उसका थीम समझ आ गया है ना कि कोहार्ट में क्या करते हैं। अच्छा, केस कंट्रोल का ना अगर आपको 2x2 टेबल बनाना आएगा ना, तब आप ये रिलेटिव रिस्क फाइंड कर सकते हो। अब इसका 2x2 टेबल कैसे बनाते हैं, जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना वो बड़ा इजीली टेबल बनाएगा। तो टेबल आपने मेरे साथ बनाना है, इसके लिए हम ये वाला डाटा यूज करने लेंगे, जिसमें उसने हमें डाटा दे के कहा है कि मुझे 2x2 टेबल बना के दिखाओ। अब उसने कहा, उसने सिंपली आपको बता दिया कि केस कंट्रोल स्टडी चल रही थी। और अच्छा लेट्स सपोज कि उसने हमें नहीं बताया, उसने हमें नहीं बताया केस कंट्रोल स्टडी, उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा कि कौन सी स्टडी है। अब हम खुद गैस करने की कोशिश करते हैं। एक स्टडी चल रही थी, आज स्टडी वाज कंडक्टेड, सपोज कि यहाँ पे केस कंट्रोल लिखा ही नहीं हुआ, आज स्टडी वाज कंडक्टेड टू एक्सप्लोर द ओबेसिटी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। 40 hypertensive were matched with 51 normotensive and data was collected regarding obesity among hypertension 18 एंड अमंग नॉर्मोटेंसिव 11। अब इस पूरी बात से आपको क्या समझ आया, इससे समझ आया कि उसने जो अपनी स्टडी स्टार्ट की ना वो 40 हाइपरटेंसिव लोगों से स्टार्ट की, और उनमें देखा कि वो जो 40 हाइपरटेंसिव थे ना, उनमें से 18 जो थे ना वो ओबीस थे। तो वो क्या किया है, उसने डिजीज से रिस्क की तरफ गया है। उसने ये नहीं किया कि मैं 40 ओबीस को पकड़ता हूँ और देखता हूँ इन फ्यूचर इनमें से कितनों को हाइपरटेंशन होती है, नहीं, उसने कहा कि 40 हाइपरटेंसिव थे और 51 थे जो बिल्कुल नॉर्मल टेंसिव थे, वो बिल्कुल नॉर्मल थे, उनका कोई मतलब बीपी का मसला नहीं था। उनमें से 51 में से 11 ओबीस थे, ये नॉन डिजीज पर्सन है। लेकिन उसने स्टार्टिंग कहाँ से ले रहा है, वो केस से ले रहा है, केस से रिस्क फैक्टर की तरफ। तो आप इजीली बता सकते हो कि केस कंट्रोल स्टडी। अब आपसे वो कह रहा है कि मुझे 2x2 टेबल बना के दिखाएं। अब 2x2 टेबल बनाने के लिए ना आपको सबसे पहली चीज ये याद रखनी है कि यहाँ पर हमने लिखना होता है एक्सपोज और यहाँ पे लिखना होता है नॉन एक्सपोज, यानी वो वाले लोग जो रिस्क फैक्टर से एक्सपोज हुए थे, एक्सपोज्ड, और नीचे दूसरे में आपने लिखना होता है नॉन एक्सपोज, और कॉलम्स में यहाँ पर लिखना होता है डिजीज, यानी यस वो जिनको डिजीज है, जिस डिजीज के बाद जैसे यहाँ पर हाइपरटेंशन है, और नो में वो लोग जिनको डिजीज नहीं है। तो चलें बनाते हैं अभी। सबसे पहले यहाँ पर हमारा यस की जगह पे हम लिखेंगे हाइपरटेंशन, मतलब जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंसिव। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको ऐसे सेपरेट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे नॉर्मोटेंसिव, यानी जो लोग बिल्कुल ठीक है, इनको कोई डिजीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हाइपरटेंसिव में यहां पर हमने क्या लिखना है, यहां पर हमने लिखना है, इसको थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा मुझे, हाँ, यहां पर हमने लिखना है एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड नहीं बल्कि मैं यहां पे लिखूंगी ओबीस, मतलब जिनमें रिस्क फैक्टर मौजूद है, और यहां पे मैं लिखूंगी नॉन ओबीस, जो कि ओबेसिटी नहीं है उनमें, ठीक है, यहाँ जो लोग नॉर्मल है। अब आपने ये, आपको 2x2 टेबल बनाना आता है या नहीं आता, आप ये हेडिंग वगैरह पेपर पे सबसे पहले मेंशन कर दो, ये आपका फर्स्ट टास्क होना चाहिए कि ये आप प्यारा से डिजाइन बना के लिख दो। यहाँ पर डिजीज, यहाँ पर नॉर्मल यानी नॉन डिजीज, यहाँ पर रिस्क फैक्टर, और यहाँ पर जिनको रिस्क फैक्टर के साथ भी एक्सपोजर नहीं हो, ठीक है। अब हम ना यहाँ पर वैल्यूज पुट करने लगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना है, अब आपने अपने पूरे डाटा जो उसने आपको डाटा क्वेश्चन में दिया उसमें से ढूंढना है वो लोग जो हाइपरटेंसिव है और ओबीस भी है, दोनों कंडीशंस पूरी करनी है ना। यहाँ पर वो वैल्यू आएगी जो हाइपरटेंसिव, ऊपर से भी देखो साइड से भी देखो, ऊपर से भी देखो साइड से भी देखो, फिर वैल्यू लिखनी होती है। ऊपर से देखो कि हाइपरटेंसिव है, साइड से वो कह रहे हो 20 है, तो हाइपरटेंसिव 40 थे, उनमें से 20 कितने थे, 18। तो 18 वो लोग थे जो हाइपरटेंसिव भी थे, ओबीस भी थे, तो 18 यहाँ पर आ जाएगा। इट्स सो सिंपल ना, हाइपरटेंसिव भी थे, ओबीस भी थे। अब वो लोग देखो जिनको नॉर्मोटेंसिव थे, उनको कोई भी मसला नहीं था हाइपरटेंशन का, लेकिन साइड से देखो वो लोग ओबीस थे। तो उसने कहा कि जो आपके पास नॉर्मोटेंसिव थे ना 51 थे, लेकिन उनमें से ओबीस 11 थे, तो यहाँ पर आएगा 11। सारा चीज उसने खुद बताई, आपने सिर्फ लिखना होता है उसको। 11 लोग हैं जो ओबीस तो है लेकिन नॉर्मोटेंसिव। अब यहाँ पर आ जाओ, अब हमने क्या लिखना है, अब हमने लिखना है वो लोग जिनको हाइपरटेंशन थी लेकिन ओबेसिटी नहीं थी। अब आप कहोगे ये तो उसने नहीं बताया, तो भाई माइनस कर लो ना। हाइपरटेंसिव टोटल थे 40, उनमें से 18 तो ओबीस थे, तो अगर 40 में से 18 माइनस कर दोगे तो कितने बचेंगे, जो कि हाइपरटेंसिव तो है लेकिन उनको ओबेसिटी नहीं है, तो आई गेस 22 32 22 ही बचेंगे। अच्छा, मेरा मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो मतलब 22 ही हो गया इंशाल्लाह। अच्छा, माइनस करना है हमने 40 माइनस 18,
उसके बाद यहाँ पर ऊपर से देखो नॉर्मोटेंसिव लिखने हैं जिनको हाइपरटेंशन नहीं है, और साइड से देखो वो लिखने हैं जिनको ओबेसिटी नहीं है। तो अब आपके पास नॉर्मोटेंसिव से 51, उनमें से 11 को तो ओबेसिटी थी, इसमें सिंपल सिंपल बताया हुआ है। तो 51 माइनस 11 कितने बचे आपके पास? 40 है ना। 40 ये लोग हैं जो कि जिनको ओबेसिटी भी नहीं थी और जो नॉर्मोटेंसिव थे। इस तरह से हमारा 2x2 टेबल, जो कि इतना एक मतलब समझ लें कि बड़ी चीज़ होती है पेपर में, इसके मार्क्स होते हैं, वो हमने कर लिया। और इंशाल्लाह अब आपको कभी नहीं भूलेगा, और मैं आपको इससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगी। हम और भी 2x2 टेबल बनाएंगे। ये छुप गया, इसको दोबारा एडिट कर देते हैं। अच्छा ठीक है, तो इस तरह से हमने 2x2 टेबल, एक दफा जब आपका 2x2 टेबल बन जाता है ना, अब आगे जो भी वो आपको फाइंड करने का कहेगा आप इजीली फाइंड कर सकते हो। लेकिन पहले आपको ये भी पता हो कि इसमें से जो है इसमें से ए बी सी डी ये कौन से हैं, क्योंकि ए बी सी डी नंबरिंग भी करनी होती है ना, जैसे उसने यहाँ पर की हुई है, फिर ही आप फाइंड करते हो रेशियो वगैरह। तो ये जो फर्स्ट होता है ना, ये होता है ए, ये होता है बी, सी और डी। ठीक है, तो ए बी सी डी, बल्कि इनको भी यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। तो ये होता है आपका ए, ये होता है आपका बी, और जो 22 है ये है सी, और ये है जी डी। ओके, तो ये फाइंड कर लिया हमने ए बी सी डी। अब ना जो केस कंट्रोल स्टडी है ना, इसमें एक ही चीज होती है जिससे हमें रिस्क पता चल सके कि कितना रिस्क है जो कि स्मोकर्स को लंग कैंसर का है, वो होती है रिलेटिव रिस्क रेशो। मतलब केस कंट्रोल में ना, मैं जब इसको रीड कराऊंगी ना पूरे चैप्टर को, तब समझ आ जाएगा कि क्यों। लेकिन अभी सिर्फ रटा मारो कि केस कंट्रोल में ना सिर्फ आप एक ही चीज फाइंड कर सकते हो, वो होती है रिलेटिव रिस्क रेशो, और दूसरी होती है ऑड्स रेशो। अब पेपर में ना आपको यूजुअली ऑड्स रेशो ही फाइंड करने के लिए, एक तो या तो उसने डायरेक्टली पूछा हो सकता है ना, अब उसने कहा कि कॉन्स्ट्रक्ट 2x2 टेबल, कैलकुलेट मेजर ऑफ रिस्क। अब उसने ये कह दिया कि मेजर ऑफ रिस्क फाइंड कर। अब आपको चेक करना चाह रहा है कि आपको पता है कि हम केस कंट्रोल में किस चीज से रिस्क फाइंड कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि केस कंट्रोल में हम एक ही चीज से रिस्क फाइंड करते हैं, वो होता है ऑड्स रेशो। ऑड्स रेशो, ठीक है। ऑड्स रेशो अप्लाई करो और आपको पता चल जाएगा कितना रिस्क है। अब ऑड्स रेशो कैसे अप्लाई करनी है? ए डी, मतलब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते रहो ना, आप लोग जब भी मैथ पढ़ते होते थे हम लोग, तो ए डी ओवर बी सी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए डी ओवर बी सी। ठीक है, सिंपली ऑड्स रेशो होती है। तो हम अगर अपने इस वाले डाटा को यूज करें जो उसने हमें दिया हुआ है, और हम इसको यूज करें, तो हमारी ऑड्स रेशो क्या आएगी? ऑड्स रेशो। केस कंट्रोल में हमेशा ऑड्स रेशो ही यूज करते हैं, ये चीज याद कर लें आप अच्छे से। जब भी वो केस कंट्रोल का डाटा देके कहेगा ना कैलकुलेट द रिस्क, तो आराम से ऑड्स रेशो अप्लाई कर देंगे। अच्छा, एडी ओवर बीसी, तो एडी यानी 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, किधर गया? अच्छा ठीक है, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, और इसको डिवाइड करेंगे। एटीन को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, और इसको डिवाइड करेंगे 11 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं ताकि हमारा पूरा एग्जाम्पल हमारी सोल्व हो जाए। 18 को मल्टीप्लाई करना है 40 से, आपके पास आ रहा है 720। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 720, और किससे डिवाइड करना है इसको? 11 इंटू 20, 11 इंटू 20, 242, तो 242। अब 720, ओके, अब लास्ट स्टेप है 720 को डिवाइड कर दें 2, ओहो देखा मसला हो गया। 720 को डिवाइड कर दें 242 से, तो आ रहा है 2.97। तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर इज 2.97। तो ये आपकी ऑड्स रेशो आ गई। अच्छा, ऑड्स रेशो क्या कह रही है? 2.97 क्या कह रहा है? ऑड्स रेशो बता रही है इट मीन स्मोकर ऑफ लेस देन 5 सिगरेट पर डे शोड अ रिस्क ऑफ हैविंग लंग कैंसर 8.1 टाइम। मतलब ये तो उसने अपनी डाटा को यूज किया ना। हम कहेंगे इट मीन्स कि जो ओबीस पर्सन है उनमें 2.97% ज्यादा रिस्क है हाइपरटेंशन का। जो ओबीस लोग हैं, अपने डाटा के हिसाब से आपने इसको इंटरप्रेट भी करके आना होता है, लिख के नहीं आता ना 2.97। एक लाइन में उसको बताना है कि ये हमें शो करिए रेशो, ये बता रही है कि जो ओबीस लोग हैं उनमें 2.97% ज़्यादा चांसेस हैं हाइपरटेंशन के। तो यहाँ पर ये जो रिलेटिव रिस्क है, ये जो 2x2 टेबल है, ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में कोहॉर्ट की बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं, और फिर लास्ट वीडियो आएगी इसमें हम इस पूरे चैप्टर को रीड करेंगे इंशाल्लाह।